चलिए आज की क्लास से शुरुआत करते हैं। अभी हाल ही में न्यूज़ में था, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ जो है महाभियोग की जांच करने की औपचारिक शुरुआत कर दी गई है। अब ये तो न्यूज़ में था, लेकिन हम इसको देखेंगे कैसे? हम इसको देखेंगे अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। यानी उसमें जीएस पेपर 2 में जाएँगे, उसमें एक टॉपिक है कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान वर्सेस अमेरिकन संविधान या भारतीय संविधान बंद वर्सेस जो है आप देखेंगे इंग्लैंड संविधान, फ्रांस संविधान। इससे जो है पीटी में क्वेश्चन्स आते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन्स आते हैं। तो हम उसको इस क्लास को इस हिसाब से देखेंगे ताकि हमारे एग्ज़ाम में ये कैसे पॉजिटिव वे में काम आए। ठीक है? करंट की भी चर्चा करेंगे। तो बात करें अमेरिकन जो यूएस प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट या यूएस इम्पीचमेंट की बात करें तो अभी तक आप देखेंगे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ जो इम्पीचमेंट लाया गया है, तो देखेंगे उसमें सबसे पहले आएंगे एंड्रयू जॉनसन। इनके खिलाफ 24 फरवरी 1868 को लाया गया था, लेकिन सीनेट द्वारा इन्हें दोषी नहीं ठहराया गया था। इसके बाद रिचर्ड निक्सन के खिलाफ लाया गया था, लेकिन इन्होंने जो है रिजाइन दे दिया था। ठीक है, हाउस के वोटिंग से पहले ही। इसके बाद बिल क्लिंटन के खिलाफ लाया गया था, इन्हें जो है इन्हें भी जो है दोषी नहीं ठहराया गया था। फिर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लाया गया था। ठीक है, इसके बाद अभी हाल ही में जो है आप देखेंगे तो जो बाइडेन के खिलाफ लाया गया था। अब बात करेंगे अमेरिका और भारत में महाभियोग की। सबसे पहले आपको बताएं, महाभियोग जो होता है यूएसए में वो केवल जो है प्रतिनिधि सभा द्वारा लाया जाता है। सीनेट द्वारा इसकी जांच की जाती है, 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं यूएसए और इंडिया कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, इन पर चलाया जा सकता है। यूएसए में देखेंगे तो महाभियोग जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी नागरिक जो संघीय सरकार के अधिकारी हैं उन पर महाभियोग के अधीन आते हैं। भारत में केवल राष्ट्रपति आर्टिकल 61 के तहत अधीन आता है। महाभियोग का आधार यूएसए में क्या होता है? राजद्रोह का बात हो, रिश्वतखोरी की बात हो, अन्य बड़े अपराध हो, दुष्कर्म हो। लेकिन भारत में जो महाभियोग आता है वो केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लाया जाता है। इसके अलावा प्रक्रिया की बात करें, प्रोसेस क्या होता है? यूएसए में बात करें तो आरोप का जो प्रस्ताव होता है वो प्रतिनिधि सभा द्वारा, प्रतिनिधि सभा में कोई भी सदस्य ला सकता है। ठीक है, यानी सीनेट में मतदान जो है प्रतिनिधि सभा का साधारण बहुमत चाहिए। ठीक है, 2/3 बहुमत। इसके अलावा परीक्षणों के लिए जो है यानी कौन जो है परीक्षण करेगा, तो पीठासीन अधिकारी जो होता है वो अमेरिका का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो परीक्षण करता है अमेरिका में। भारत की बात करें तो आरोपों का जो संकल्प होता है महाभियोग का, वो संसद के किसी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, और कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। मतदान की बात करें तो प्रत्येक सदन के कुल सदस्य सदन कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। एक बार जो सदन में अगर बहुमत द्वारा पारित हो जाता है तो दूसरे सदन में भेजा जाता है, जहां प्रस्ताव पर मतदान से पहले आरोपों की जांच की जाती है। और पीठासीन अधिकारी जो होता है संबंधित सदनों के पीठासीन अधिकारी होते हैं, जबकि यूएसए में देखेंगे मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, अब इसका परिणाम क्या होता है? यूएसए में क्या परिणाम होता है? अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है महाभियोग संकल्प पारित होना होता है तो वो अभियोग को स्वीकार करने जैसा है। इससे जो है राष्ट्रपति पद से नहीं हटता, बल्कि निचले सदन में महाभियोग की मंजूरी के बाद उच्च सदन में सीनेट की एक अदालत की तरह जो है बैठक बुलाई जाती है। राष्ट्रपति को केवल तभी हटाया जा सकता है जब सुनवाई के बाद सीनेट को कम से कम 2/3 वोटों इसके लिए जो है उसको प्राप्त हो। ठीक है, जैसे एंड्रयूस जॉनसन, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाया गया लेकिन किसी को हटाया नहीं गया। ठीक है, सीनेट में जो 2/3 बहुमत मिला ही नहीं। भारत की बात करें, भारत पर जो है अगर महाभियोग के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाता है, और भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग नहीं चलाया गया है। तो ये होगा कंपैरेटिव स्टडी। अगर इसकी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पेज को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोरो किया गया है? जैसे प्रियम्बल बोरो किया गया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट लिया गया, फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट लिया गया है, इंडिपेंडेंस जुडिशरी ली गई है, जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान जो है आप देखेंगे तो यूएसए से लिया गया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस का प्रावधान भी आप देखेंगे कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। अदर फैक्ट की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो जो प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन हो, नॉमिनल हेड होता है उसका जो प्रावधान लिया गया है, तो ये सब डाटा आपको दिया गया, इसको देख लेना है। बात करते हैं हम यूएसए की। यूएसए में देखेंगे तो यूएसए में जो जो संविधान है वो अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे, थॉमस जेफरसन। इनको जो है निर्माता माना जाता है। और देखेंगे 4 जुलाई 1976 को अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जारी किया गया था। ये अमेरिका का प्रियम्बल है, ये भारत का प्रियम्बल। आप देखेंगे प्रियम्बल जो है अमेरिका से ही उधार लिया गया है।
अमेरिका में देखें संविधान में न्यायिक प्रोलोकन का प्रावधान है। राज्यों का अपना संविधान होता है। अमेरिका का संविधान केवल 7 आर्टिकल हैं, ठीक है? शासन के तीनों अंगों न्यायपालिका सर्वोच्च होती है। संसद व्यवस्थापिका उच्च सदन सीनेट के संग सभी के समान प्रतिनिधित्व का इसमें प्रावधान होता है। आप देखेंगे भारतीय और अमेरिकी न्यायपालिका की तुलना थोड़ा कर लेते हैं। अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो भारत और अमेरिका में संविधान देश का सर्वोच्च कानून के रूप में कार्य करता है, दोनों में समानता है, जबकि न्यायपालिका संविधान के संरक्षक और व्याख्याकार के रूप में कार्य करती है, तो समानता है, ठीक है। दूसरी बात करें तो दूसरा में देखेंगे तो भारत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ का पालन करता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है देखेंगे ड्यू प्रोसेस लॉ का पालन करता है। अब ये होता क्या है? भारत के मामले में बात करें तो भारत के मामले में एक मामला था मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में 1978 में। इसमें हुआ क्या था, मेनका गांधी उस टाइम जो है जनता पार्टी की सरकार थी। 1977 में उनका पासपोर्ट जो है जनता पार्टी सरकार ने रख लिया था, उन्हें विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो मेनका गांधी सीधे सुप्रीम कोर्ट गई थी और किस आधार पर गई थी? जीवन के अधिकार की रक्षा के लिए ये याचिका लेके जो है सुप्रीम कोर्ट गई थी, ठीक है। तो आप देखेंगे जब भारतीय संविधान में लिखा गया है कि विधि द्वारा उचित प्रक्रिया के द्वारा ही जो है इसमें प्रावधान किया गया है। अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या दिया था? इसमें निर्णय दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को बदलकर विधि की उचित प्रक्रिया का प्रयोग किया था। यानी प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ की जगह ड्यू प्रोसेस लॉ की बात की थी। यानी विधायिका को जो है विधि के निर्माण का अधिकार है, लेकिन विधि तार्किक उचित होनी चाहिए, ठीक है, या अतार्किक नहीं होनी चाहिए। और जीवन के अधिकार को जो है अगर ये छीनता है तो इसे अवैध कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसी में जो है नेचुरल जस्टिस का प्रतिपादन किया था सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार की व्याख्या की थी, जिसमें जीवन के अधिकार के साथ-साथ देखेंगे जो जीवन के अधिकार में प्रताड़ना के अभाव नहीं बल्कि जो आप देखेंगे गरिमा में जीवन को भी शामिल किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गोपालनवाद में दिए गए अपने निर्णय को पलट दिया था और उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 21 के तहत 21 के तहत जीवन का अधिकार और आर्टिकल 19 के तहत जो है स्वतंत्रता का अधिकार आपस में अंतर संबंधित है, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधि की उचित प्रक्रिया के द्वारा ही जो है किसी के पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि भारत का कानून ड्यू प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का पालन करता है, जबकि यूएसए कानून जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पालन करता है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट बात करेंगे तो जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपने अपीली क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं संवैधानिक, नागरिक और आपराधिक मामलों को शामिल करता है, जबकि अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय केवल संवैधानिक मामलों तक सीमित है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कंपैरिजन दिया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया क्या का कंपैरिजन होते हैं। जैसे यह संविधान में उल्लेखित है, अभी हमने बात की विधि द्वारा स्थापित के न्यायालय द्वारा प्रतिपादन किया गया था मेनका गांधी केस में, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है प्रक्रिया संसदीय विधि द्वारा निर्धारित की गई है। और ड्यू प्रोसेस लॉ की बात करें तो जो विधि होती है वो निर्धारित प्रक्रिया उचित और तार्किक होनी चाहिए। न्यायपालिका के अनुसार देखेंगे प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ की बात करें, न्यायपालिका के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जीवन के अधिकार को छीना जा सकता है। ड्यू प्रोसेस लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो प्राकृतिक न्याय और सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। अब फिर बात करेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में नेक्स्ट जो है अंतर की बात करें तो विधि में उल्लेखित प्रक्रिया को उल्लंघन करते हुए दंड नहीं दिया जाता है, अतः संसद की सख्त को प्राथमिकता होगी इसमें। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस लॉ की बात करें तो इसमें जो है प्रक्रिया होना नाम मात्र पर्याप्त नहीं, लेकिन उचित होना चाहिए। और इससे देखेंगे न्यायपालिका की शक्तियों में वृद्धि हो जाती है ड्यू प्रोसेस लॉ की जांच के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट समानता की बात करें तो न्यायिक प्रणाली में अपील के लिए एक विशेष अनुमति का व्यापक विवेकाधिकार है भारतीय न्यायपालिका के पास, जबकि अमेरिका में न्यायिक जुडिशियल रिव्यू प्रणाली की ऐसी अपीली देने की कोई पूर्ण शक्ति नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे तो इसमें भारतीय न्यायिक प्रणाली में सलाहकारी क्षेत्र का प्रावधान है, जबकि अमेरिकी न्याय प्रणाली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। और भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है, जबकि अमेरिका में इसका दायरा व्यापक है। अब जैसे हमने बताया कि ये बात की कि भारत में प्रणाली में सलाहकारी क्षेत्राधिकार का प्रावधान, इसका मतलब क्या है? तो भारतीय न्यायपालिका जो होती है सलाहकारी अधिकारिता रखती है, यानी राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए जो है किसी भी विधि पर प्रश्न पर अपनी राय देने के लिए जो है शक्ति है उसके पास, आर्टिकल 143 के अंतर्गत,
ठीक है? लेकिन यूएसए में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो यही बात कह रहा है, ठीक है? भारतीय न्याय प्रणाली में सलाहकारी क्षेत्राधिकार का प्रावधान है। इसके अलावा ये तो आपको समझ में आएगा, भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है, जबकि अमेरिका में इसका दायरा व्यापक है। अब कुछ यूएसए के लॉ की बात करें, जैसे अगर बात करें तो यूएसए में जो स्पीकर होता है, वो सीनेट का प्रतिनिधि सदन होता है। जैसे स्पीकर जो होता है, सीनेट जिसे कहते हैं, प्रतिनिधि सदन कहते हैं, वो राष्ट्रपति के बाद जो है दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, जिसका चुनाव आम सहमत से होता है। ठीक है? इसके अलावा देखेंगे यूएसए में जो न्यायपालिका होती है, उसमें 3 स्तर पाए जाते हैं, जनपद, प्रांत और सर्वोच्च न्यायपालिका। तो यूएसए की जो संघीय न्यायपालिका होती है, वो केवल संघीय मामलों को निपटाएगी, अभी हमने बात की। और राज्यों के जो मामले होंगे, अपीली मामलों के द्वारा संघीय न्यायपालिका में लाए जा सकते हैं। और यूएसए में जो न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है? लेकिन उन्हें केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है, जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है। उनकी नियुक्ति जो है आजीवन होती है और योग्यता का कोई संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। इसके अलावा बात करेंगे जो यूएसए का जो है, यूएसए में 2 मुख्य दल पाए जाते हैं, रिपब्लिकन और दूसरा जो है आप देखेंगे डेमोक्रेटिक। यूएस रिपब्लिकन में इसके अलावा भी बहुत सारे दल हैं, लेकिन मुख्यतः जो है 2 दल हैं। रिपब्लिकन में से समय ट्रंप थे, डेमोक्रेटिक की बात करें तो ओबामा और बाइडेन है। और देखेंगे यूएसए में जो है दलों के बीच जो है कोई वैचारिक अंतर नहीं पाया जाता है। ठीक है? इसके अलावा लास्ट आपको बात करें, सीनेट की बात हम कर रहे हैं, तो सीनेट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सीनेट की बात करें तो सीनेट जो होता है, वो सीनेट में जो होते हैं, जैसे सीनेट जो होता है राज्यों का जो है अस्थाई सदन होता है। इसमें उच्च सदन भी कहते हैं, भारत में राज्यसभा वैसे सीनेट है यूएसए में। इसमें भी आप देखेंगे 6 वर्ष के लिए जो है इसमें नियुक्ति होती है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, 2/3 हर दूसरे साल जो है हटते रहते हैं। और सीनेट में जो है प्रत्येक राज्य से जो है 2 सदस्य आते हैं, 2 सदस्य का चुनाव होता है, यानी राज्यों की समानता का सिद्धांत जो है अमेरिका के सीनेट में अपनाया गया है। चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है। और जबकि भारत में देखेंगे राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं, वो जैसे बड़े राज्य हैं तो ज़्यादा सदस्य होंगे, जनसंख्या ज़्यादा, छोटे राज्य हैं तो कम सदस्य होंगे। लेकिन यूएसए में देखेंगे तो समानता का सिद्धांत अपनाया गया है, यानी प्रत्येक राज्य से जो है 2 सदस्य का जो है कोटा निर्धारित किया गया है। चाहे कितना बड़ा राज्य हो, कितना भी छोटा राज्य हो, उसमें 2 सदस्य सीनेट में आएँगे। ठीक है? तो ये तो बात हो गई यूएसए में सीनेट की, न्यायपालिका की, महाभियोग की और कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है? तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ।